आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हो, चाहे आरपीएफ हो या रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। पहला प्रश्न देखोगा। सो गाइस पहला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। आंसर आपका जाएगा अनुच्छेद 352 के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस दूसरा प्रश्न रहेगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद को सत्र बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद को सत्र बुलाने का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 85 में है। तो अनुच्छेद 85 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस तीसरा प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में संघीय संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान में संघीय संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोशिश कीजिएगा जो भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और तैयारी को परखें कि हमारी तैयारी कहां तक की है और हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को आप हल्के में मत लेना। देखिए जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं बहुत ही टफ पूछे जाते हैं। जीके के अगर मान लीजिए सिंपल प्रश्न अगर पूछे भी जाते हैं तो आपको साइंस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि साइंस के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा ही हार्ड पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखोगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसके विचारों से प्रेरित है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देख लीजिए जिन लोगों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी की जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है अभी तक जिन बच्चों ने नहीं ली है तो वो बच्चे ले सकते हैं। इस मास्टर पीडीएफ की मैंने जो प्राइस रखा है मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ रखा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्ट हैं इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए तो ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही दी जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का विवरण अनुच्छेद 153 में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन को कौन सा था? 101वां संशोधन, 1951, 42वां संशोधन 1976, 44वां संशोधन 1978, 73वां संशोधन 1992। भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन 1वां संशोधन 1951। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उद्देश्य क्या था? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना, भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, राज्यसभा की शक्तियों को सीमित करना, राज्यों के बीच आपसी विवादों का समाधान करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उद्देश्य था जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संसद के
लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाली संसद किस वर्ष बनी? 1947, 1952, 1977, 2000। भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाली संसद जो है ना, वर्ष 1952 में बनी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। नवा प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद का बजट किसे प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का बजट जो है ना, वित्त मंत्री प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा। 10वां प्रश्न हमारा है कि भारत में प्रधानमंत्री पद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। भारत में प्रधानमंत्री पद का गठन जो है ना, अनुच्छेद 75 के तहत किया गया है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 11वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को एक राज्य के मुख्यमंत्री को हटा देने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को एक राज्य के मुख्यमंत्री को हटा देने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में संघीयता और सामंजस्य के सिद्धांत को स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, स्विट्जरलैंड। भारतीय संविधान में संघीयता और सामंजस्य के सिद्धांत को स्थापित करने वाला पहला जो देश था वो था भारत। तो भारत इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 350। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 14वां प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 1 से 20, अनुच्छेद 52 से 61, अनुच्छेद 301 से 310। तो राइट आंसर की बात करूं, अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन की अवधारणा अनुच्छेद 356 में दी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। अगला प्रश्न देखेगा। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में ये आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुप्रीम कोर्ट या संविधान सभा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखोगा, भारत में संविधान द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी हो सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने। भारत में संविधान द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 1 वर्ष यह 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा, भारतीय संसद में विधायी कार्य करने के लिए
कौन सा संसद का सदन प्रमुख भूमिका निभाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों मिलकर, राष्ट्रपति? भारतीय संसद में विधायी कार्य करने के लिए लोकसभा ये भूमिका निभाता है। तो लोकसभा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 20वां प्रश्न देखोगा, भारतीय संविधान में अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान में अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट जो है ना, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का सर्वोच्चता के सिद्धांत का उल्लेख है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 13 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के वित्तीय अधिकार, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में पहले महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला। भारतीय संसद में पहले महिला सदस्य के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित को चुना गया था। तो विजय लक्ष्मी पंडित इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72। संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, आर्टिकल 53। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान की पूर्ववर्ती सत्ता का क्या अर्थ है? संविधान की किसी विशेष व्यवस्था का पालन करना, पिछली न्यायिक फैसलों से दिशा निर्देश लेना, किसी विशेष प्रादेशिक आदेश को लागू करना, संसद द्वारा पारित विधियों का पालन करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, पिछले न्यायिक फैसलों से दिशा निर्देश लेना। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन के संबंध में किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 370। आंसर आपका जाएगा अनुच्छेद 368 के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गैस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय संसद में राज्यसभा को किस प्रकार की सभा माना जाता है? स्थायी सभा, अस्थायी सभा, संयुक्त सभा या निर्वाचित सभा? भारतीय संसद में राज्यसभा को स्थायी सभा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 28वां प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अस्थायी रूप से अपने कार्यों को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73। आंसर आपका जाएगा अनुच्छेद 65 के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कब स्थापित किया गया था? 1960, 1973, 1980, 1991। भारत के संविधान में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। तो 1973 यानी बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 175।
संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 31वां प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 32वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा का विचार कहां से लिया गया है? पंडित नेहरू के विचारों से, अमेरिकन संविधान से, सोवियत संविधान से या फ्रांसीसी संविधान से? भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा का विचार सोवियत संविधान से लिया गया है। तो सोवियत संविधान इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 33वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 17। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में संविधान के समापन की तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 398, अनुच्छेद 392। भारतीय संविधान में संविधान के समापन की तिथि अनुच्छेद 395 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विशेष शक्ति के तहत आदेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विशेष शक्ति के तहत आदेश जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। तो अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127। देखिए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो आर्टिकल 124 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? भारतीय संविधान में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 38वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1949। भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1946। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 340। देखिए संविधान के अनुच्छेद 244 में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 40वां प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का उल्लंघन करने वाली विधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में संविधान का उल्लंघन करने वाली विधि का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन कहां पर हुआ था? इलाहाबाद, मुंबई, पुणे या दिल्ली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन मुंबई में हुआ था। तो मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारतीय राज्यसभा के अध्यक्ष का चयन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? आम चुनाव द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुनाव,
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। भारतीय राज्यसभा के अध्यक्ष का चयन राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 43वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, कौन सा तत्व तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा स्वेज नहर ये कहां पर स्थित है? भारत, मिस्र, पाकिस्तान या चीन? देखिए स्वेज नहर जो है ना गाइस ये मिस्र में स्थित है, तो मिस्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 45वां प्रश्न क्या है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट किस राज्य ने प्राप्त किए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट जो है ना उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 46वां क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में जाना जाने वाला आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन, असहमति आंदोलन, 1857 का विद्रोह, नमक सत्याग्रह। स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में जाना जाने वाला आंदोलन था 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? सो गाइस भारत की सबसे लंबी जो नदी है ना ये है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज जो है किसने की थी? ओम, सेबक, न्यूटन या फैराडे? तो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो खोज जो है ना इस सेबक के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में संविधान सभा का पहली जो बैठक हुई थी कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 14 अगस्त 1947? भारत में संविधान सभा का संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो सी ऑप्शंस जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935, 1947, 1950, 1965? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था वर्ष 1935 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओस्बोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ना ये है हॉकी। तो हॉकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय नेता को लोहे का आदमी के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? किस भारतीय नेता को लोहे का आदमी के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 53 प्रश्न रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्र है ना वो है प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न है, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन चंद्रयान किससे संबंधित था? वायु सेना का ऑपरेशन, जल सेना का ऑपरेशन, थल सेना का ऑपरेशन, परमाणु परीक्षण? 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन चंद्रयान जल सेना के ऑपरेशन से संबंधित था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? साबरमती आश्रम, दिल्ली, दांडी या चंपारण? देखिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है ना दांडी में शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दांडी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1952? देखिए, भारतीय संविधान का सबसे पहला जो संशोधन है ना वर्ष 1951 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे जिनके बारे में प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य? गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? भारतीय संसद के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, सभी राष्ट्रों का नागरिकता किस सिद्धांत से संबंधित है? नारीवाद, मार्क्सवाद या नियोलिबरलिज्म? विश्व नागरिकता, सभी राष्ट्रों का नागरिकता जो है ना विश्व नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता को लेकर कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता को लेकर गुजरात राज्य जो है ना ये सबसे अग्रणी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मानवाधिकारों का सर्वसम्मति घोषणा पत्र कब और कहां लागू किया गया था? 1947 भारत, 1948 संयुक्त राष्ट्र, 1950 अमेरिका, 1952 यूरोप? मानवाधिकारों का सर्वसम्मति घोषणा पत्र जो है ना 1948 संयुक्त राष्ट्र में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, असम का सर्वोत्तम संग्रहालय किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, दिसपुर, सिलचर, जोरहाट? असम का सर्वोत्तम संग्रहालय जो है ना ये गुवाहाटी में स्थित है। तो गुवाहाटी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किसने भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक? महात्मा गांधी ने पहली बार नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पार्थेनोन मंदिर ये किस देश में स्थित है? इटली, फ्रांस, ग्रीस या तुर्की? तो पार्थेनोन मंदिर जो है ना ये ग्रीस में स्थित है। तो ग्रीस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, द्रव्यमान के लिए एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर या जूल? द्रव्यमान के लिए एसआई इकाई है किलोग्राम। तो किलोग्राम यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे, कर्नालिका विद्रोह का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? कर्नालिका विद्रोह का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, पहले मौद्रिक सर्किट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन, जॉन मेयनार्ड कीन्स, डेविड रिकार्डो, केनेथ अरो? सो गाइस पहले मौद्रिक सर्किट सिद्धांत का जो है इसने जॉन मेयनार्ड कीन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या श्रीकांत? भारत का सबसे ऊंचा जो स्थान जो है ना, यह है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2008 में मुंबई हमलों के दौरान ऑपरेशन पैराडाइज का संचालन किस संस्था के द्वारा किया गया था? भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, भारतीय पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। 2008 में मुंबई हमलों के दौरान ऑपरेशन पैराडाइज का संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक सप्रवरता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? थॉमस होब्स, जॉन जैक रूसो, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स। आधुनिक सप्रवरता का सिद्धांत थॉमस होब्स के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 71वां क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में हृदय की दीवार के कितने प्रमुख स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मानव शरीर में हृदय के दीवार के कुल 3 प्रमुख स्तर होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीएस का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में पोषक तत्वों का वितरण, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, रोगाणुओं से सुरक्षा, रक्त का थक्का बनना। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीएस का प्रमुख कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न में, मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाली अंग प्रणाली क्या है? श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली। मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाले अंग को हम कहते हैं पाचन प्रणाली। तो पाचन प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाओं में सिग्नल ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? न्यूरॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन, एंडोक्राइन ग्रंथि। तंत्रिका कोशिकाओं में सिग्नल ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य न्यूरॉन्स करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 75वां प्रश्न देखेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पित्त ग्रंथि, किडनी, लीवर, अग्नाशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि को हम कहते हैं लीवर। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न, रक्त दाब को नियंत्रित करने वाली अंग प्रणाली कौन सी है? श्वसन प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, पाचन प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली। तो रक्त दाब को नियंत्रित करने वाली अंग प्रणाली कौन सी है? रक्त संचार प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, टिबिया। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है गाइस फीमर। तो फीमर यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, श्वसन प्रणाली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? लंग्स में, नाक में, मुंह में या ट्रैकिया में? श्वसन प्रणाली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान लंग्स में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मानव शरीर में प्रमुख एंटीबॉडी कौन सी होती है? मानव शरीर में प्रमुख एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबिन जी। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, जी होता है शायद, हाँ जी होता है।
बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु होता है लिथियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन गुणांक सबसे अधिक है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन तत्व का इलेक्ट्रॉन गुणांक सबसे अधिक होता है। तो वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसे द्रव की अवधि का नियम कहा जाता है? डॉक्टर डॉबरेनियर, डॉक्टर मेंडलीव, जॉन न्यूलर्स, रदरफोर्ड। द्रव की अवधि डॉक्टर मेंडलीव के नियम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन नहीं है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व हैलोजन नहीं है? ऑक्सीजन जो है ना, ये हैलोजन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बात करूंगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेगा, आवर्त सारणी के कौन से समूह के तत्व आयन में 1 का चार्ज बनाते हैं? समूह 1, समूह 17, समूह 2, समूह 18। आवर्त सारणी में समूह 17 तत्व जो है ना, ये आयन 1 का चार्ज बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, किस तत्व का आणविक भार, किस तत्व का आणविक भार एटॉमिक मास 40.08 है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी के किस समूह में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं? समूह 18, समूह 2, समूह 17, समूह 1। आवर्त सारणी के समूह 1 में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, आवर्त सारणी में उच्चतम आयन ऊर्जा किस तत्व की होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियोन। आवर्त सारणी में उच्चतम आयन ऊर्जा जो है ना, हीलियम तत्व की होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी भी स्थिति में गैस के रूप में नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। कौन सा तत्व किसी भी स्थिति में गैस के रूप में नहीं पाया जाता? तो ब्रोमीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, कागज का एक्निशन तापमान कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। कागज का इमिशन तापमान 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि प्राकृतिक गैस मीथेन के दहन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। प्राकृतिक गैस मीथेन के दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा दहन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? ऑक्सीजन, गर्मी, ईंधन या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना, यह दहन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो नाइट्रोजन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा,
हाइड्रोजन का दहन किसका उत्पादन करता है? जल वाष्प और गर्मी, जल और रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का दहन जो है ना जल वाष्प और गर्मी करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोमबत्ती की ज्वाला के भीतर जो आंतरिक क्षेत्र है जहां दहन अधूरा होता है उसे क्या कहते हैं? चमकदार क्षेत्र, अप्रकाशीय क्षेत्र, दहन क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र। मोमबत्ती की ज्वाला के भीतर जो आंतरिक क्षेत्र है जहां दहन अधूरा होता है उसे हम कहते हैं अप्रकाशीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्नर में सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। बर्नर में सबसे सामान्य ईंधन को हम क्या कहते हैं? मीथेन होता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, बर्नर में नीली ज्वाला के बनने के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। बर्नर में नीली ज्वाला के बनने के लिए मीथेन गैस जो है ना ये जिम्मेदार है। तो मीथेन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 98 प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। नीली ज्वाला में कौन सा क्षेत्र होता है जहां दहन पूरी तरह से होता है? शीतल क्षेत्र, अप्रकाशीय क्षेत्र, चमकदार क्षेत्र या फिर मध्य क्षेत्र। नीली ज्वाला में अप्रकाशीय क्षेत्र जहां दहन पूरी तरह से होता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। दहन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ताप, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश। दहन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गाइस उसे हम कहते हैं ऊष्मा और प्रकाश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मोनोऑक्साइड CO के निर्माण में मुख्य तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। मोनोऑक्साइड CO के निर्माण में मुख्य तत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों कार्बन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं में से कौन सी ज्वाला सबसे गर्म होती है? नीली ज्वाला, नारंगी ज्वाला, लाल ज्वाला या पीली ज्वाला। विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं में नीली ज्वाला जो है ना ये सबसे गर्म होती है। तो नीली ज्वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, किसके द्वारा अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है? ठंडी ज्वाला, नारंगी ज्वाला, नीली ज्वाला या लाल ज्वाला। किसके द्वारा अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है? नीली ज्वाला के द्वारा अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, सामान्यतः ज्वाला में जो अंधेरे क्षेत्र होता है वो क्या होता है? असमान दहन क्षेत्र, द्रव का वाष्पीकरण, अपूर्ण दहन क्षेत्र, पूर्ण दहन क्षेत्र। इसको हम कहते हैं अपूर्ण दहन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, किसी भी प्रकार के दहन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है? गर्मी, दबाव, ऑक्सीजन या ईंधन। किसी भी प्रकार के दहन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दहन के दौरान ऊर्जा का रूप क्या होता है? केवल प्रकाश, केवल ऊष्मा, ऊष्मा और प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश। दहन के दौरान ऊष्मा का रूप होता है ऊष्मा और प्रकाश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसके कारण जलती हुई लकड़ी की ज्वाला में पीला रंग दिखाई देता है? कार्बन के छोटे कणों द्वारा, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, हाइड्रोजन की अधिकता के कारण या जलवाष्प के कारण। किसके कारण जलती हुई लकड़ी की ज्वाला में पीला रंग दिखाई देता है? कार्बन के छोटे कणों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस तापमान पर कागज का दहन प्रारंभ होता है? 300 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पर कागज का दहन प्रारंभ होता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा,
वह तापमान जिसके किसी पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? बर्फीला तापमान, उबालने का तापमान, इग्निशन तापमान, द्रवित तापमान। इग्निशन तापमान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीली ज्वाला की पहचान किससे की जाती है? कम तापमान, उच्च तापमान, उच्च दबाव या कम दबाव? देखिए नीली ज्वाला की जो पहचान है ना उच्च तापमान से की जाती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वह गैस जो जलते हुए कागज से उत्पन्न होती है वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प। जल वाष्प। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए 2000 प्रश्नों की रेलवे ग्रुप डी की मास्टर पीडीएफ जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली है ले लीजिए। परीक्षा के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, तो लेना चाहते तो आप हमें व्हाट्सएप पर जल्दी से मैसेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।